वो फॉर्मूला है जिनको डालने के बाद ना भैया किसी भी मरी फसल के अंदर भी जान आ जाती है। नमस्कार, अगर आपकी प्याज की फसल 30 दिन से और 50 दिन के बीच में पहुंच चुकी है, अभी भी आपकी प्याज की फसल के अंदर पीलापन है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, उसकी जो ऊपर की पत्तियां हैं ना वो ऊपर से और नीचे की तरफ सूखती हुई जा रही है, इसके अलावा उसके कंद के अंदर गड़न लग रहा है या फिर इस तरह की जो फालर है ना वो गड़ के और पूरी तरह से खत्म हो रही है, तो बिना कोई देरी किए हुए आपको सचेत हो जाना है, बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को पूरा देख लेना है। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय फार्मिंग यूट्यूब चैनल देश की जान हमारे किसान। अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। इसके अंदर कोई पैसे नहीं लगते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और दूसरे किसान भाइयों तक भी शेयर करिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अपन बात कर लेते हैं, जब हमारी प्याज की फसल 30 दिन या 30 दिन से पार हो जाती है, उसके बावजूद भी हमारी फसल के अंदर जो पीलापन है, उसकी ग्रोथ रुकी हुई है, या फिर उसके अंदर जो लगने वाली फंगस जनित बीमारियां, चाहे वो नीचे जमीन की फंगस हो या ऊपर उनकी पत्तियों की फंगस हो, तो वो आखिर आई क्यों? सबसे पहले जब तक हम बीमारी को पहचानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते। तो देखिए भैया, अब इस टाइम के ऊपर आपके पास केवल 20 दिन बचे हुए। 20 दिन के अंदर आपको ये जो प्याज की फसल है, जो हमारी फसल देखो, आज ये हमारी फसल 32 दिन की हुई है। अब इसके अंदर जो बचे हुए 20 दिन है ना, उनके अंदर इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करानी। अब इसकी जितनी अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, जितने अच्छे इसका जो तना है ना वो मोटा होगा, एकदम व्हाइट होगा, जो इसके अंदर निकलने वाली जो ये पत्तियां हैं वो कंटिन्यू चलती रही, बिल्कुल एकदम ही लस ग्रीन होगी, बहुत ज़्यादा इसके अंदर अच्छे से क्लोरोफिल होगा, उतना ही अच्छे से दिन के अंदर भोजन बना पाएगी। जमीन के अंदर से इनकी जो जड़ है ना वो नीचे से जमीन के अंदर पड़े हुए जो पोषक तत्व या फिर वाटर मिनरल्स है ना उनको उठा पाएगी, और जो ये इसका कंद है ना उस कंद को ये आगे चलकर 50 दिन के बाद जैसे इसके कंद के ऊपर प्रेशर आएगा ना उसको मोटा कर पाएगी। अगर आपकी फसल इस अवस्था के अंदर है 30 दिन से और 50 दिन के बीच में, और उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं है, वो फसल आपकी पीली है, जो इसकी पत्तियां हैं ना वो पीली पड़ चुकी है, तो भैया फसल आपकी ना कम भोजन बना पाएगी। आपके फसल के अंदर जड़ है ना वो अच्छे से जमीन के अंदर पड़े हुए पोषक तत्व हैं उनको उठा नहीं पाएगी, और ओवरऑल आपकी जो आगे चलकर जो इसका कंद बनेगा ना वो छोटा रह जाएगा, और टाइम से पहले आपकी फसल मैच्योर हो जाएगी। उसको उखाड़ना पड़ेगा। एक तरफ से जहां आपका उत्पादन कम होगा, दूसरी तरफ आपको मंडी के अंदर भी रेट कम मिलेंगे। तो इन सभी समस्याओं को सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि आखिर हमारी फसल के अंदर पीलापन आया क्यों। तो देखो भैया, पीलापन आने के 3-4 कारण होते हैं। पहला कारण होता है आपकी जमीन की उर्वरा शक्ति कम होना, और सभी किसानों को ये पता होता है कि उसकी जमीन की उर्वरा शक्ति कैसी है, उसने पिछले साल इन्हीं दिनों के अंदर कौन सी फसल लगाई थी। जैसे जिन खेतों के अंदर बाजरे की फसल लगी होगी ना पिछले साल, उन खेतों के अंदर प्याज की फसल है ना, मैं बता रहा हूँ 80% खेतों के अंदर फसल इस टाइम को डाउन होगी, वो पीली होगी, और जो भी कुछ आपने डाला है ना ये सब कुछ डालने के बावजूद भी फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं पकड़ रही होगी। दूसरा कारण होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। भैया अब अभी भी अगर आप देखोगे ना 35-36 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अगर आपने टाइम से पहले प्याज की बुआई की होगी, जैसे कि जो किसान 20 या 15 अगस्त से पहले प्याज की बुआई कर देते हैं, तो उन प्याजों की स्थिति इस टाइम के ऊपर बहुत ज़्यादा गंभीर होगी, और वो फसल है ना बिल्कुल एकदम पीली हल्दी की तरह होगी, और उनकी ग्रोथ भी रुक चुकी होगी, और जो गंठियाँ है ना उसका साइज तो अपन कुछ सोच ही नहीं सकते कितना होगा। अब इसके अलावा तीसरा कारण बताता हूँ, जो किसान खुद अपनी गलती की वजह से अपनी फसल को पीला करता है, वो है भैया बिना टाइम बिना जरूरत के हिसाब से वो पानी दे देता है, लगातार अपने खेत के अंदर सिंचाई करता रहता है। अगर स्प्रिंकलर लगा रखा है उसने तो उसका काम होता है, जैसे लाइट आती है उनके खेतों के अंदर लगातार स्प्रिंकलर है ना वो चलते रहते हैं। उनको ये नहीं पता होता आपकी फसल को इस टाइम के ऊपर पानी की आवश्यकता है भी या नहीं है, और विशेषकर जब हमारी फसल छोटी होती है ना उस अवस्था के अंदर उसको बहुत थोड़े पानी की आवश्यकता होती है। अगर उसमें आपने थोड़ी सी भी पानी की मात्रा अधिक कर दी, या फिर मौसम के अंदर बादल आ गए, या फिर परवा जो पूर्व दिशा से हवाएं चलती है ना वो चलने लग गई, तो निश्चित तौर पर आपकी फसल है ना वो पीली पड़ जाएगी। या फिर इसके अलावा जो ओस आती है ना, ओस की वजह से भी हमारी फसल के अंदर जो पत्तियां होती हैं ना उनके अंदर भैया फंगस बन जाती है। तो ये कुछ कारण हैं। इन कारणों का अब जानते हैं निदान, आखिर इनको हम किस तरह से कंट्रोल करें। सबसे पहले तो आपको काम करना है, आपकी फसल की आवश्यकता अनुसार आपको सिंचाई करनी है। आपको बिना मतलब की सिंचाई नहीं करनी। जमीन अगर गीली है आपकी, उस टाइम के ऊपर आपको बिल्कुल सिंचाई नहीं करनी है। थोड़ी सी जमीन के अंदर कड़क लाइए, मतलब जमीन के अंदर से थोड़ी नमी को खत्म कीजिए। जैसी जमीन आपकी सूखेगी वैसे वैसे इसकी जड़ें है ना वो नीचे जमीन के अंदर अच्छे से चलेगी, या उसके अंदर वायु संचरण होगा, और जमीन के अंदर जो पड़े हुए पोषक तत्व उनको उठा पाएगा। अगर लगातार आप अपने खेत के अंदर पानी भर के रखोगे तो जो भी आपने खाद डाला
या जमीन के अंदर जो भी पहले से पड़े हुए पोषक तत्व हैं वो लीच डाउन हो जाते हैं, जमीन में जड़ से नीचे चले जाते हैं और फसल वहां से उसको उठा नहीं पाती। दूसरी तरफ जड़ों के आसपास में फंगस पनप जाती है, जिससे कि आपकी फसल है ना वो पीली पड़ जाती है और जड़ है ना वो गड़ जाती है, जड़ के अंदर अच्छे से ग्रोथ नहीं हो पाती। वो जड़ है ना वो व्हाइट रूट्स जो बोलते हैं ना, जितनी सफ़ेद जड़ें आपकी फसल के अंदर होगी उतना ही वो नीचे जमीन के अंदर पड़े पोषक तत्वों को उठा पाएगी। तो ये सभी कुछ काम आपकी गलती के कारण होता है। तो पहला काम आपको करना, अपनी फसल के अंदर आपको बिना मतलब से पानी नहीं देना, सिंचाई नहीं करनी। दूसरी बात आती है आपके खेत के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी है ना उसको किस तरह से पूरा करें। लगभग 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से अमोनियम सल्फेट ले लेनी है। इसके अलावा आपको लगभग 7 किलो से 10 किलो के बीच में जिंक सल्फेट 21% वाली आती है ना वो ले लेनी है और साथ ही आपको 7 किलो से और 10 किलो के बीच में मैग्नीशियम सल्फेट आता है वो ले लेनी है। इसके अलावा आप 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से फेरस सल्फेट भी ले लीजिए और इन्हीं के अंदर अगर आप पहले से इंसेक्टिसाइड जो दानेदार चाहे कार्टप हाइड्रोक्लोराइड हो वो नीचे से दे चुके हो या फिर क्लोरोपायरिफोस हो 20% वाली वो नीचे से दे चुके हो तो ठीक है। अगर अभी तक आप ये इंसेक्टिसाइड नीचे से नहीं दे पाए हो तो इन्हीं खादों के अंदर आप या तो 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से क्लोरोपायरिफोस 20% वाला आता है उसको मिला दीजिए या फिर आप 4 किलो कार्टप हाइड्रोक्लोराइड जो दानेदार इंसेक्टिसाइड आता है ना उनको लीजिए और इन्हीं खादों के अंदर मिला के अच्छे से पूरे खेत के अंदर बुरकाव कर दीजिए। ऊपर से आप सिंचाई कर दीजिए। अगर आपका खेत इस टाइम को बहुत ज़्यादा टाइट है ना भैया, अब भाई ऊपर से एकदम काई जम चुकी है, हमने पानी लगा कर बिल्कुल ऊपर से काई और एकदम सख्त हो चुका है, जो भी हम ऊपर से पानी देते खाद देते हैं ना उनको अच्छे से वो ज़मीन के अंदर जा ही नहीं पाते। तो उस अवस्था के अंदर अपने खेत के अंदर आप कसिया जो होता है ना वो निकाल सकते हो या खुरपा लेकर, मतलब ऊपर की जो मिट्टी की सतह है ना उसको आप तोड़ दीजिए। अब ये तो है आपके खेत के अंदर जो पोषक तत्वों की कमी थी ना उनको पूर्ति करने के लिए। अब दूसरी अवस्था और होती है, अक्सर अपन देख रहे होते हैं भैया हमारी फसल के अंदर ना गलन लग जाती। वो गलन चाहे आपकी फसल में इन पत्तियों का अंदर हो, ऊपर से नीचे की तरफ सूखते ही आ रहे हो, या दूसरी तरफ आपको जो कंद है ना उसके अंदर गलन लग रही हो। इसकी रोकथाम के लिए आपको नीचे से कुछ फंजीसाइड देने होंगे और ऊपर से स्प्रे करने होंगे। ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ खाद कर स्प्रे का, इनका कोई तोड़ नहीं है भैया, इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ये वो फॉर्मूला है जिनको डालने के बाद ना भैया किसी भी मरी फसल के अंदर भी जान आ जाती है। अब बात आती है आपके खेत के अंदर अगर गलन वाली प्रॉब्लम, फंगस वाली प्रॉब्लम है ना, तो उसके लिए पहले तो अपन रोकेंगे नीचे जमीन की जो फंगस है ना, क्योंकि अब आगे चलकर हमारा जो कंद है ना मोटा होता चला जाएगा। और इस अवस्था के अंदर अगर इसमें गलन पहुंच गई, हमारे जो कंद है ना वो ऊपर से इसके अंदर गलन अंदर चली गई, तो भैया ये पूरा का पूरा कंद आगे चलकर ना सड़ जाएगा, ये कोई काम का नहीं होगा। तो इसको अभी बचाना होगा। बचाने के लिए क्या करोगे, या तो आप राख के अंदर थाइफेनेट मिथाइल लगभग 500 ग्राम से 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप राख ले लीजिए। 1 कट्टा 2 कट्टा जितना भी आपके पास व्यवस्था, उसके अंदर आप लगभग 500 ग्राम से 1 किलो थाइफेनेट मिथाइल मिला के और पूरे खेत के अंदर आप छिटक दीजिए। सिंचाई करने से पहले वो नीचे चला जाएगा और जब आप ऊपर से सिंचाई करोगे तो जड़ों के अंदर भी चला जाएगा और पूरे पौधे के अंदर थाइफेनेट मिथाइल है ना वो सिस्टेमिक काम करता है। और साथ ही जो आप राख डालोगे ना, तो राख डालने से क्या होगा, आपकी फसल को पोटास की पूर्ति भी हो जाएगी एक तरफ, क्योंकि राख के अंदर कुछ मात्रा पोटास की पाई जाती है। दूसरी तरफ आप एलियट भी ले सकते हो, बायर कंपनी का एलियट। अगर आपके खेत के अंदर बहुत ज़्यादा गलन वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, पौधे हैं ना आपके इस तरह से हो जाते हैं, मतलब पहले तो बढ़िया थे लेकिन देखते ही देखते इस तरह से इसके अंदर ये गोब गलन वाली प्रॉब्लम है, ऊपर से पूरी की पूरी जो ये आल है, ये फालर है ना, वो ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल सूखती आ रही है, जड़ें है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। तो उस अवस्था के अंदर आपको लेना है बायर कंपनी का एलियट आता है भैया, वो भी आधा किलो से 1 किलो पर एकड़ के हिसाब से राख में, बजरी में, मिट्टी में, या फिर अगर आप ड्रिप के माध्यम से सिंचाई कर रहे हो या फिर मिनी स्प्रिंकलर चल रहे हैं तो किसी भी माध्यम से, या फ्लड इरिगेशन भी कर रहे हो तो कहीं भी आप घोल के उसको कोई भी ड्रम वगैरह में तो पानी के साथ चला दीजिए। कुल मिलाकर उसको ड्रिंचिंग करना है। आपकी जो फसल है ना उनकी जड़ों का अंदर ये चला जाना चाहिए। फिर देखिए बिल्कुल ये इतना तगड़ा रिजल्ट देता है कि आपके खेत में चाहे जितना खतरनाक भैया फंगस लगी हो उसको एक झटके में रोक देगी बिल्कुल एकदम। अब ये नीचे से हो गया, अब ऊपर से अपन बात कर लेते हैं ऊपर से हमको कौन सी स्प्रे करनी है। तो पहले बात करें कुछ फंजीसाइड की, फिर बात करें कुछ इंसेक्टिसाइड की। फंजीसाइड के अंदर आपको जो जोल ग्रुप का फंजीसाइड है ना इस टाइम के ऊपर, क्योंकि अभी इससे आगे आप देखोगे ओस आएगी और ओस की वजह से ना हमारे जो एकदम लस ग्रीन फसल होगी ना तो भी उसके अंदर झुलसा आ जाएगा। और इनमें अगर झुलसा आ गया ना भैया टाइम से पहले तो ये कंद है ना नहीं बनेगा, क्योंकि इसका खाने कमाने वाली जो पत्तियां हैं ना जो दिन के अंदर भोजन बनाएगी वही खत्म हो जाएगी। वही अगर पीली पड़ जाएगी तो वो भोजन नहीं बना पाएगी, कंद मोटा नहीं हो पाएगा। तो उस स्थिति के अंदर अपन को लेना है स्टैंडर्ड फंजीसाइड। स्टैंडर्ड फंजीसाइड के अंदर आप कौन से लोगे, जोल ग्रुप के, जैसे कि टेबुकोनाजोल है, ट्राइफ्लोक्सस्ट्रोबिन है, या फिर आप टेबुकोनाजोल के साथ एजोक्सिस्ट्रोबिन है, या फिर एजोक्सिस्ट्रोबिन के साथ आप डाइफेकानाजोल ले सकते हो, या फिर आप प्रोपिनेप भी ले सकते हो जो एंट्रोकोल
आता है ना, उसके भी शानदार रिजल्ट है प्याज फसल के अंदर। ये तो हुए कुछ फंजीसाइड। अब बात करते कुछ इंसेक्टिसाइड की। इंसेक्टिसाइड के अंदर आप देखिए, या तो थाइमेथोक्सोम लीजिए, इस अवस्था के अंदर 25% वाला आता है ना, थाइमेथोक्सोम है, या फिर इमामेक्टिन बेंजोएट आता है, इनके अंदर आती है जिंक, मतलब थोड़ी बहुत जिंक की मात्रा होती है। ये स्प्रे करने के बाद आपके फसल के अंदर एक तरफ तो जहाँ रस चूसक कीट या फिर जो इमामेक्टिन डालते हैं ना, उसकी वजह से क्या होता है, आपकी फसल में लगने वाली जो सुंडी है ना वो कंट्रोल होगी। दूसरी तरफ फसल है उसके अंदर आपको क्लोरोफिल बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और इनके प्याज और लहसुन फसल के अंदर काफ़ी अच्छे परिणाम भी देखने को मिलते हैं। तो भैया मैं तो इनको पर विश्वास करता हूँ। दूसरा, आप परफोनोफॉस साइपरमेथ्रिन भी ले सकते हो, अल्फा मैथ्रिन आती है वो भी ले सकते हो, डेल्टा मैथ्रिन जो डेसिस में आता है ना वो भी आप ले सकते हो। इसके अलावा आप लैम्बडा साइलोथिन आता है ना वो भी ले सकते हो, या फिर आप थाइमेथोक्सोम लैम्बडा साइलोथिन का कॉम्बिनेशन आता है और वो भी ले सकते हो। ये इंसेक्टिसाइड लेना है। तो भैया ये अभी सभी काम आप कर लीजिए। निश्चित तौर पर आपकी प्याज फसल में लगने वाली जो भी बीमारियां हैं, चाहे पीड़ापन हो, चाहे फंगस जनित बीमारियां हो, चाहे कम ग्रोथ हो, ये सभी समस्याएं एक बार में खत्म हो जाएगी। हमारी वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरे किसान भाइयों तक शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।